Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the Bio Gainer Classes। चलिए, मुझे पता है कई सारे लोगों ने तो ये वीडियो केवल थंबनेल देखकर ही ओपन की होगी और मुझे पता है कि आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हो और आप लोग इस तरह के नोट्स चाहते हो कि आप लोगों को समझ में आए। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके नोट्स प्रोवाइड करूँगा जैसा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसानी से सारी लैंग्वेज समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हो लिखा है कि क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, और फॉर यूपी बोर्ड। ठीक है, और सिलेबस इन डिटेल्स। ठीक है, अभी अब जैसे आप लोग एक बात समझो, अब जैसे कहीं कहीं पर कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं बायोलॉजी के, अगर मैं उनको हिंदी में लिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा टफ लगेंगे। ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत लगेगी। इसलिए मैं क्या करूँगा कि जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप अगर इंग्लिश में ही पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब जैसे मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा द लिविंग वर्ल्ड तो उसमें बार बार ऑर्गेनिजम्स की बात होगी, मतलब जीवों की बात होगी। अब बार बार आप हिंदी में जीवो थोड़ी लिखोगे। अगर आप एक अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हो। अब जैसे कोशिका होती, बार बार कोशिका लिखोगे क्या? अरे सेल लिखो ना, सेल इतना अच्छा टर्म है। जीव द्रव्य लिखोगे क्या? प्रोटोप्लाज्म लिखो ना। और एक होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब उसको आप क्या लिखोगे? यही आप सोचो। तो इसलिए ना क्या है कि आप लोग जितना ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करोगे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो आप जाहिर सी बात है कि आप कुछ तो डॉक्टर ही बनना चाहते हो, तो अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आप लोग आगे नीट की तैयारी भी अच्छे से कर सकोगे। कहीं भी जाइएगा ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए, अब आप लोगों को मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 11th क्लास एनसीईआरटी में आपका क्या क्या पढ़ने को है उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करो तो सबसे पहले जो आपकी सरस्वती माता जी होती हैं उनका श्लोक ये दो आप तो ज़रूर याद कर लो। ठीक है, और जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो पेज नंबर 1 डाल लेना और अपनी डेट डाल लेना, जितनी डेट से आप स्टार्ट कर रहे हो, और इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये हैंड रिटन ही नोट्स हैं, आप लोग भी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, बढ़िया से साफ सुथरे नोट्स। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनकी अगर नोट्स ही अच्छे हैं ना तो उससे पहचान हो जाती है कि हाँ वो कितनी अपने नोट्स की केयर करता है, कितने अच्छे से लिखता है। ठीक है, सिलेबस इन डिटेल्स। ठीक है, अब ये श्लोक जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मेरे साथ साथ बोलिए। सरस्वती महाभागे विदे कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामे रूपड़ी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आपका सिलेबस दिखाता हूँ। अब आप लोग अपने सिलेबस में एंटर कर चुके हो जो आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, अब बहुत से टीचर क्या होता है डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे जब आपको यही नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है तो आप कैसे कवर कर पाओगे इतनी सारी बायोलॉजी? आपके टोटल 22 चैप्टर हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद ही होने चाहिए कि चैप्टर कौन कौन से और यूनिट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसको हिंदी में अब बताओ, हिंदी में क्या मतलब है? इकाई 1 जीव जगत में विविधता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जानना भी जरूरी है। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर फर्स्ट है बिल्कुल याद ही कर लेना कि कितने चैप्टर हमको पढ़ने रहेंगे इसमें, तो वो सारा का सारा आप रट भी सकते हो। और हाँ, एक बात बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं उन लोगों को बायोलॉजी अच्छे से आती नहीं है। बायोलॉजी इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर आपको कहीं सही से पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, ठीक है, अगर आप हमसे सही से पढ़ोगे ना तो आप भी कहोगे कि हाँ सर बायोलॉजी जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल निकाल देना कि बायोलॉजी एक रट्टाफिकेशन है। ठीक है, वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जब समझोगे तब। ठीक है, चलिए आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हिंदी में इसको जीव जगत बोलते हैं। और जो आपका चैप्टर सेकंड है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको जीव जगत का वर्गीकरण कहते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? चैप्टर 3 है आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, इसको बोलते हैं वनस्पति जगत। फिर आपका चैप्टर 4 आ जाएगा एनिमल किंगडम, जिसमें आप पढ़ोगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा
और आप, हाँ चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो प्रोटोजोआ है ना उसको आप प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ते हो, ठीक है, एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ते हो। ये सब बात आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट आपका था द लिविंग वर्ल्ड, और सेकेंड था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड था आपका प्लांट किंगडम, फोर्थ है आपका एनिमल किंगडम। और ये ऐसे ही बिल्कुल आपको याद होने चाहिए कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपके 4 चैप्टर हैं। नेक्स्ट यूनिट देखिए, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हिंदी वाले, मतलब जो हिंदी मीडियम है, मुझे तो पता है कि ये मेरी वीडियो को सीबीएसई बोर्ड वाला देख ही नहीं रहा होगा, सारे के सारे हमारे जैसे यूपी बोर्ड वाले ही हैं, और यही सबसे अच्छे होते हैं जिनको दोनों चीज़ें आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर लिखा है कि पादपों और जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो। अब आपका जो चैप्टर 5 है वो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पी पादपों की आकार की। फिर आपका जो चैप्टर 6 है वो है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, पुष्पी पादपों का शरीर। चैप्टर 7 है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इतने सारे चैप्टर हैं आपके, ये 7 चैप्टर हो गए। अभी ये आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई। बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाए कि हाँ हमको कहाँ पे जाना है, पहले क्या पढ़ना है, पहले कहाँ पे जाना है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यूनिट थर्ड, इसमें आपका जो नाम है यूनिट का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना और कार्य, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई टॉपिक है पूरी एनसीईआरटी में यही चैप्टर है, सेल के बारे में। और सेल सबसे बेसिक टॉपिक है जिसको आप पढ़े बगैर कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये एनसीईआरटी में बीच में दे रखा है, ये देखो। इसीलिए मैं जो सीक्वेंस फॉलो करूँगा ना पढ़ाने का, उसको आप फॉलो करिएगा, आपको बहुत अच्छे से बायोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है। आपका जो चैप्टर 8 है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, हिंदी में बोलोगे कोशिका जीवन की इकाई। और फिर आपका चैप्टर 9 आएगा बायोमॉलिक्यूल्स, आपको ये भी पता चलेगा कि केमिस्ट्री का यूज बायोलॉजी में कैसे होता है, इसको भी आप समझ जाओगे। फिर आपका जो चैप्टर 10 है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ठीक है। आपके चैप्टर 10 हो चुके हैं, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। अब आपकी यूनिट 4 आ गई है, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी मैकेनिज्म्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, गटेशन क्या होता है, कैसे रूट से वाटर ऊपर की ओर भागता है। तो इन सारी थ्योरीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर्स के नाम याद कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो यूनिट 4 है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, और इसको आप बोलते हो हिंदी में पादप कार्य की, ठीक है। तो चैप्टर आपका 11 है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, पौधों में परिवहन। फिर आपका जो चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन। देखो बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है क्योंकि अभी मेरे पास कोई माइक नहीं है जो नॉइस कैंसिलेशन हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और अभी आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए सॉरी। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। चैप्टर 13 है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर तो दुनिया ही नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा ना तब आप समझोगे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं पूरी अर्थ पर जितने भी जीव रहते हैं उनके लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये हिंदी है इसकी, अंग्रेजी कितनी अच्छी लगती है। फिर आपका चैप्टर 14 है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन, पौधों में भी श्वसन होता है, कैसे होता है इसको भी समझेंगे। फिर चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ठीक है, इसमें हम हार्मोन्स की बात करेंगे। तो आपने यूनिट 4 देख ली प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें कितने टोटल चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, यूनिट 5 आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। इसमें आपका जो चैप्टर 16 है और ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, एक्चुअल में यही आपकी जूलॉजी है। आपको जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, जब ये यूनिट पढ़ोगे, इतने सारे चैप्टर्स जब आप कवर कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी आपको, बिल्कुल भी। जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो आप सच मानिए आप रिपोर्ट्स भी पढ़ पाओगे, ठीक है। ब्लड की जो रिपोर्ट होती है वो आप देख पाओगे, टाइफाइड की, मलेरिया की। और जब आप
वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला पढ़ोगे तो ईसीजी वाला जो आपका जो ग्राफ होता है वो भी यहाँ पढ़ पाओगे। इसलिए बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए रेगुलर लेक्चर्स को आपको देखना है, ठीक है। और नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैप्टर 16 है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन एवं अवशोषण। 17 है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हिंदी में बोलोगे श्वसन और गैसों का विनिमय। चैप्टर 18 है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनका सर्कुलेशन कैसे होता है ये देखेंगे। हिंदी में बोलते हैं शरीर द्रव तथा परिसंचरण। फिर आपका चैप्टर 19 आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। चैप्टर 20 है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे बोन्स की बातें करेंगे, ठीक है। मूवमेंट कैसे होता है ये सब देखेंगे। फिर चैप्टर आपका 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। फिर आपका चैप्टर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अभी हमने पीछे देखा था प्लांट फिजियोलॉजी, ये प्लांट की फिजियोलॉजी है, ठीक है। प्लांट के शरीर के बारे में देखेंगे। और ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हम ह्यूमन का बॉडी के एनालिसिस करेंगे, सब बिल्कुल पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैंने जो कहा है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करना है, ठीक है। और जब मैं अभी बायोलॉजी पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या करूँगा, बेसिक सा बायोलॉजी आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता बायोलॉजी में, आपने अभी 9th-10th में क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन 11th से आपको बायोलॉजी की ABCD बिल्कुल पढ़ा दूंगा। और आपको जब बेस क्लियर होगा ना, तभी आप आगे जाके एडवांस टॉपिक भी पढ़ पाओगे। जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे ना, जब 11th और 12th मुझसे पढ़ोगे, लेकिन अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं होगा तो कैसे नीट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी 11th से ही आप लोग प्रिपेयर अच्छी से कर दीजिए, तो आप लोगों को जब नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा ना, तो उसी में आप क्लियर कर दोगे, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और मुझे पता है जब बायोलॉजी बच्चा लेता है तो अपने दिमाग में डाल ही लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आपको अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, डेली एक लेक्चर देखना है ना बायोलॉजी का, बस इतना ही तो करना क्या, पढ़ना ही तो है, पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना जब मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगा। और चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करिए, और मेरा चैनल है जिससे आप लोग पढ़ाई करते हो, बायो गेनर क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक का नाम होगा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी।